Okay, so this is example 2.3.2 of your textbook. We have a linear time invariant system whose impulse response is given by 1 to 1 minus 1 and a signal x is provided to the system and we have to calculate the output of this linear time invariant system to this input. ठीक है जी, तो अब हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जी इंपल्स रिस्पॉन्स होता क्या है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इंपल्स रिस्पॉन्स भी हम कह सकते हैं इसको, और अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात कर रहे हैं जैसा कि हम कर रहे हैं तो इसको हम यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। और ये होता क्या है, ये होता ये है कि अगर मेरे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है, तो यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स क्या होता है। हमारे पास एक एलटीआई सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। मैं अगर इस सिस्टम को n इज इक्वल टू 0 पर एक इंपल्स दूं, n इज इक्वल टू 0 पर एक इंपल्स दूं या यूनिट सैंपल दूं, तो जो आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा, जो आउटपुट ये प्रोवाइड करेगा, मिसाल के तौर पर ये जवाब में उसको एक एम्पलीफाई करके 2 दे देता है n इज इक्वल टू 0 पर ही, तो हम इसको कहेंगे कि ये इस सिस्टम का यूनिट सैंपल रिस्पॉन्स या इंपल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास इंपल्स रिस्पॉन्स है hn इज इक्वल टू 1 to 1 माइनस 1, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इस सिस्टम को एक इंपल्स इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट पर हमें मिलेंगे 4 सैंपल्स, और वो सैंपल्स होंगे 1, 2, 1 और -1। पहली चीज तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्योंकि एरो हमारा 2 पर 0 जो है 2 पर लगा है, यानी n इज इक्वल टू 0 ये लोकेशन है, इसका मतलब हमें जो 4 सैंपल्स मिल रहे हैं उसमें n इज इक्वल टू 0, 1, 2 है और n -1 पर भी है। और ये याद रखे कि जब भी hn की कोई भी वैल्यू, ये मैं आगे लिख देता हूं कि अगर hn की कोई भी वैल्यू 0 के अलावा है फॉर n लेस देन 0, यानी एक वैल्यू भी लेफ्ट से इधर 0 से लेफ्ट पर आ जाए, यह सिस्टम नॉन कॉजल हो जाता है। तो यह एक नॉन कॉजल सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, इस सिस्टम की मेमोरी है या नहीं हम यह भी देख लेते हैं। तो इस सिस्टम की मेमोरी देखने के लिए एक तो बिल्कुल कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है भाई, आप देखें कि आप एक इंपल्स दे रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स 4 सैंपल्स तक आ रहा है। एक सैंपल दे रहे हैं तो इसका रिस्पॉन्स 4 सैंपल्स तक आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई कि भाई अगर एक सैंपल का रिस्पॉन्स 4 सैंपल्स तक आ रहा है तो कोई मेमोरी है जिसमें वो चीज स्टोर्ड है, जब ही उसका रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। तो एक बात तो यहां से भी समझ में आ जाती है। दूसरी बात यह है कि एक जनरल फॉर्मूला क्या है कि सिस्टम इज मेमोरी लेस। सिस्टम कब मेमोरी लेस होता है? इफ hn इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n नॉट इक्वल टू 0, यानी hn इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई सैंपल भी नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी सैंपल आ गया तो उस सिस्टम में मेमोरी है। ठीक है जी, ये तो हमने कुछ बेसिक्स देख ली प्रॉब्लम से हटकर, लेकिन बैकग्राउंड देखने के लिए। ठीक है, और अब हम वापस चलते हैं कि हम इस इनपुट के लिए एक सिस्टम का जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स ये है, आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अब आप देख लें कि ये सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, और जब ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि अगर मैंने इसको एक इंपल्स दी जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, और ये आउटपुट पर
2 जनरेट करता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं लीनियर की बात करूंगा कि ये सिस्टम लीनियर है, तो इनपुट को डबल करूंगा तो आउटपुट डबल हो जाएगा, इनपुट को 1 से 2 करूंगा तो आउटपुट 2 से 4 हो जाएगा, इनपुट को 1 से हाफ करूंगा तो आउटपुट जो है वो 2 से 1 हो जाएगा। ठीक है। और टाइम इनवेरियंस का मतलब क्या है? टाइम इनवेरियंस का मतलब यह है कि अगर मैंने इनपुट दिया 0 पर और आउटपुट आया 0 पर ही, तो अगर मैं इनपुट दूंगा 3 पर तो आउटपुट भी 3 पर ही आएगा। अगर इसी तरह मैंने एक इनपुट दिया 0 पर और आउटपुट आया 1 और 2 पर, तो फिर अगर मैं इनपुट 1 पर दूंगा तो क्योंकि सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, तो अब आउटपुट चला जाएगा 2 और 3 पर। यह इंपॉर्टेंट चीज थी, यह बेसिक चीज थी समझने की। तो अब हम देखते हैं, हम क्योंकि यह सिस्टम लीनियर है तो सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, और सुपरपोजिशन अप्लाई करने का मतलब यह है कि हम इस सिग्नल को, जिसके 4 सैंपल्स हैं, उन 4 सैंपल्स को 4 इंपल्सेस के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली इट इज del n प्लस 2 del n माइनस 1 प्लस 3 del n माइनस 2 प्लस del n माइनस 3। यह सिग्नल बन रहा है हमारा। ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि ये सिग्नल्स हैं, तो इसका मतलब मेरे पास एक इंपल्स है जो कि n इज इक्वल टू 0 पर है, दूसरी इंपल्स है जो n इज इक्वल टू 1 पर है और उसका एम्पलीट्यूड 2 है, तीसरी इंपल्स है जो n इज इक्वल टू 2 पर है और उसका एम्पलीट्यूड 3 है, और चौथी इंपल्स है जो n इज इक्वल टू 3 पर है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है। अब हम एक एक इंपल्स को लेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम एक इंपल्स दे रहे हैं, यानी del n इनपुट पर दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट पर हमें मिलेगा, अच्छा मैं यहां पर आपको n प्लॉट कर देता हूं, स्केच कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5, दीज आर द वैल्यूज ऑफ n। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 पर एक इंपल्स दे रहा हूं जो कि मैंने दी है, तो इसको 4 सैंपल्स जनरेट करने चाहिए, क्योंकि इसका सैंपल रिस्पांस यही कहता है, और वो 4 सैंपल्स जो है वो -1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 पर देने का मतलब यह है कि आउटपुट -1 से स्टार्ट होगा, एक पहले से स्टार्ट होगा। सो दिस आउटपुट विल बी 1 2 1 -1। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब अगर हम इसी तरह आगे देखना शुरू करें, अगला यूनिट है, अगला सिग्नल है हमारा 2 del n माइनस 1, यानी एक इंपल्स जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और वो एक्चुअली n इज इक्वल टू 1 के ऊपर है। तो अब अगर मैं इसको अपने सिस्टम पर इंप्लीमेंट करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो अब क्योंकि इनपुट 1 से शुरू हुआ है और मेरा इंपल्स रिस्पांस ये बताता है कि जहां पर इनपुट है आउटपुट उससे एक पहले से शुरू होगा, तो अब आउटपुट एक पहले से शुरू होगा, और क्योंकि मैंने इनपुट को स्केल कर दिया है, वो 2 से शुरू, उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो आउटपुट भी 2 से स्केल हो जाएगा, एंड इट विल बी 2 4 2 -2। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? 3। अगली वैल्यू है 3, और वो कहां एग्जिस्ट करती है? वो n इज इक्वल टू 2 के ऊपर है। ठीक है। तो अगर ये n इज इक्वल टू 2 पर है, तो जो आउटपुट है वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए? एक पहले से, और एक पहले से का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 1 से, और क्योंकि मैग्नीट्यूड 3 है तो अब आउटपुट भी 3 से स्केल हो जाएगा, यानी इट विल बी 3 6 3 -3, और उसके बाद हमारा आखिरी सैंपल दोबारा 1 है जो कि n इज इक्वल टू 3 के ऊपर है। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो दोबारा 1 2 1 -1 होगा, लेकिन कहां से स्टार्ट होगा? क्योंकि ये 3 से है तो 2 से स्टार्ट होगा, एंड इट विल बी 1
2 1 -1। तो अब हमने चारों सैंपल्स के अलग अलग आउटपुट कैलकुलेट कर दिए हैं और अब हमें पता है कि ये क्योंकि लीनियर सिस्टम है इसलिए सुपरपोजिशन वैलिड है। आप चारों इनपुट्स के आउटपुट को ऐड कर दें और जब आप चारों इनपुट्स के आउटपुट को ऐड करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, विच इज 1 2 + 2 4 then 8 then 8 then 3 -2 and -1। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। मैं इसके साथ आपको ब्रेसेस भी लगा देता हूं। अगर ब्रेसेस लगा दिए तो n = 0 के ऊपर मुझे एरो लगाना होगा। यहां पर जगह खत्म हो रही है तो मैं ऊपर लगा देता हूं, वैसे ऊपर लगाया नहीं जाता, नीचे लगाया जाता है। n = 0 पे एरो आ गया। तो ये हमारा आउटपुट होगा कब? जब एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम पर जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स ये है, हम ये इनपुट अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो ये अगर हमें बात समझ में आ गई है तो जो अब अगली चीज है वो हम इस छोटी सी एग्जांपल को आहिस्ता आहिस्ता जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे और एक जनरल इक्वेशन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ख्याल हमें यह रखना है कि हम बात कर रहे हैं एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की। ठीक है, अब अगर आप यहां देखें इस आउटपुट को 1 4 8 8 3 -2 -1, तो ये तो हमारा फाइनल आउटपुट है। लेकिन उससे पहले चारों सैंपल्स के अलग अलग आउटपुट्स को अगर हम देखें तो व्हाट इज दिस? दिस इज x0 HN। किस तरह? x0 क्या था? 1। आपने इसको HN से मल्टीप्लाई किया, यानी इस सैंपल को हर एक से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 1 2 1 -1। ठीक है, अब आप इससे अगले को अगर देखें तो अब आपके पास क्या है? x1, क्योंकि आपने अब 2 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन साथ साथ ये देखें कि अब ये HN से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि आपने इनपुट को 0 से 1 शिफ्ट किया था, तो आउटपुट भी अब 0 से 1 शिफ्ट है, यानी ये HN नहीं है बल्कि ये HN-1 है। ठीक है, लाइकवाइज इससे जो अगली टर्म है वो है x2 HN-2 और उससे अगली टर्म है x3 HN-3। ये 4 सिग्नल्स बन रहे हैं, x0 HN, x1 HN-1, x2 HN-2, x3 HN-3। और बेसिकली इन चारों को ऐड करके हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चारों मिलकर बना रहे हैं YN। ठीक है, और अब अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करूं और सिग्मा की फॉर्म में, एक सम की फॉर्म में लिखूं, तो ये है YN = सबसे पहले तो ये देखें कि जब यहां 0 है तो यहां n के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जब यहां 1 है तो यहां n के साथ 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां 2 था तो यहां 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहां 3 था तो यहां 3 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये एक्चुअली हर जगह एक प्रोडक्ट यूज हो रहा है और उसके बाद वो प्रोडक्ट सम हो रहे हैं, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। किस चीज का? मैं कहता हूं दिस इज XK। ठीक है जी, और अगर ये XK है, K0 1 2 3 हो रहा है, तो ये क्या है? HN-K, HN-0, x0 HN-0, x1 HN-1, x2 HN-2, x3 HN-3. So it will become xk HN-k. अब k की वैल्यूज कहां से कहां तक जा रही हैं?
k की वैल्यूज इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 0 से 3 तक जा रही हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल थी, 4 सैंपल थे, 6 सैंपल थे, तो हमने इस तरह कैलकुलेट किया, लेकिन हमें जो फाइनल रिजल्ट नजर आ रहा है वो एक सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल में नजर आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल में। तो अब जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि जी हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो देखिए बात ये है ना कि हम ये कह रहे हैं कि हर इनपुट को x अलग अलग सैंपल्स में डिवाइड करो, उसको डिवाइड करने के बाद उसका आउटपुट कैलकुलेट करो, आखिर में सबको सम कर दो। तो अब 4 हो, 6 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम बस यही काम करेंगे कि सबको अलग अलग इनपुट कंसिडर करते हुए उनके आउटपुट्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द इंपल्स रिस्पॉन्स एंड द लीनियर टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, और फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं तो बहुत आराम से लिख सकता हूं कि भाई जितने भी सैंपल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के एच एन माइनस के। ये जो इक्वेशन है ये कहलाती है कन्वोल्यूशन इक्वेशन। एक्चुअली दिस इज डिस्क्रीट टाइम लीनियर कन्वोल्यूशन, discrete time linear convolution। ठीक है जी। ओके, तो हम बात कर रहे थे कन्वोल्यूशन की, और कन्वोल्यूशन वैसे तो एक सिग्नल ऑपरेशन है जो 2 सिग्नल्स के दरमियान किया जाता है। ठीक है, कोई से भी 2 सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर स्पेसिफिकली बात की थी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, और वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या था? वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम जो है वो किसी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का आउटपुट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉर एनी आर्बिट्रेरी इनपुट। ठीक है, और जो इक्वेशन हमने फाइनली डिराइव की थी वो थी yn इज इक्वल टू k is equal to minus infinity to infinity xk h n minus k, और मैंने कहा था कि ये एक्चुअली डिस्क्रीट टाइम लीनियर कन्वोल्यूशन है। अच्छा, इसके लिए हम एक्चुअली एक सिंबल भी यूज करते हैं, और वो सिंबल है एस्टेरिक का xn एस्टेरिक hn। तो ये जो x, ये जो एस्टेरिक है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। अच्छा, यहां मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि कन्वोल्यूशन ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि आप x कन्वॉल्व h करें या h कन्वॉल्व x करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख दूं k is equal to minus infinity to infinity h k x n minus k x k h n minus k, तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। एंड दिस इज एक्चुअली द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट डू यू से, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। ठीक है, सो अब अगर हमने ये बेसिक चीज देख ली है तो अब हम कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम की सॉल्व करने की। हम एक बुक से एग्जांपल उठाते हैं और देखते हैं कि कन्वोल्यूशन को अप्लाई करके हम किस तरह किसी भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का किसी आर्बिट्ररी इनपुट के लिए आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एग्जांपल 2.3.3 ऑफ योर बुक। You have a linear time invariant system hn, जिसका impulse response है, is equal to an un. Now this an, they have already told us that the magnitude is less than 1, that is a is a fractional value, right? And xn is a unit step function un. Okay, अब हमें कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और कन्वोल्यूशन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमें जो है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले याद रखें कि जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी, उस प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास 4 सैंपल्स थे।
लेकिन यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि बारी बारी एक एक सैंपल का आउटपुट कैलकुलेट करते रहे। हमारे पास कोई जनरल प्रोसीजर होना चाहिए। तो एक्चुअली वी विल फॉलो अ प्रोसीजर, और एक्चुअली उस प्रोसीजर में यही इक्वेशन यूज होगी, लेकिन अब आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे हमेशा कन्वोल्यूशन का सवाल सॉल्व करते हुए। जो पहला स्टेप है उसका वो ये है कि हम अपने सिग्नल को एक डमी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से प्लॉट कर लेते हैं या स्केच कर लेते हैं। व्हाट इज दिस? पहला स्टेप क्या है? स्केच the two signals with respect to a dummy variable k। ठीक है, इसका मतलब मेरे जो दो सिग्नल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एच के इज इक्वल टू ए पावर के यू के एंड एक्स के इज इक्वल टू यू के। ठीक है, ये पहला स्टेप है, और ये पहला स्टेप मैं कर भी लेता हूं इस साइड पर। ओके, तो बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एच के, if I am talking about HK, then because it is being multiplied with UN, it means कि ये U is equal to 0 से स्टार्ट होगा और उसके बाद इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, U is equal to 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? हमें पता है किसी की भी वैल्यू पावर 0 हो तो वो चीज 1 होती है। इसका मतलब n is equal to 0 पर, और n is equal to 0 पर नहीं, अब हम k की बात कर रहे हैं, k is equal to 0 पर इसकी पावर होगी 1, और उसके बाद ये कम होती जाएगी, दैट इज 1 upon a, then 1 upon a square, then 1 upon a cube and 1 upon a 4 and so on। अब आप ये कहेंगे कि जी मैं ये छोटे छोटे क्यों करता जा रहा हूं, बड़े क्यों नहीं हो सकते? ठीक है, सॉरी, इट्स नॉट 1 upon a and 1 upon a square, सिंपली a square, a cube, a4 and so on। अब ये छोटे क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमें ये बात बता दी गई थी कि mod of a is less than 1, दैट इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, और फ्रैक्शंस के स्क्वायर और क्यूब और 4 हमेशा छोटे से छोटे होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको भी स्केच कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डमी वेरिएबल के। दिस इज एच के, एक्स के इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यू होगा 0 1 2 3 4। सो ये पहला स्टेप था जो हमने कन्वोल्यूशन का कर दिया। मैं पहला स्टेप एक बार फिर आपको बता देता हूं, आप इसको अपने पास लिख भी ले। दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें सबसे पहले स्केच करना है एक अपने दोनों सिग्नल्स को विद रिस्पेक्ट टू अ डमी वेरिएबल के। आई एम रिपीटिंग, स्केच बोथ ऑफ द सिग्नल्स विद रिस्पेक्ट टू अ डमी वेरिएबल के। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि अब आप इन दोनों सिग्नल्स में से किसी एक सिग्नल को टाइम रिवर्स करेंगे। दोनों सिग्नल में से किसी एक सिग्नल को टाइम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो मैं अब इस सिग्नल को टाइम रिवर्स करता हूं। ठीक है, टाइम रिवर्स हम पहले से जानते हैं क्या होता है। इफ दिस इज एक्स के, टाइम रिवर्सल का मतलब क्या होगा कि मैं इस n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0 से इसको मिरर इमेज बना दूंगा, इस तरफ ले आऊंगा। सो इट विल बिकम this 0 -1 -2 -3 -4 -5। डेफिनेटली ये एक्स के बजाय x माइनस के हुआ है, तो ये एच के यू के था, तो अब ये u ऑफ माइनस के हो गया है। ठीक है जी, यहां तक ये दो स्टेप कंप्लीट हुए। पहला स्टेप क्या था? आपने एक डमी वेरिएबल के अगेंस्ट प्लॉट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था? आपने दोनों में से किसी एक सिग्नल को टाइम रिवर्स कर दिया। मैंने एक्स के को यहां पर टाइम रिवर्स कर दिया, और अगर मैंने एक्स के को टाइम रिवर्स किया है तो बेसिकली आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन। अगर मैं एच के को यूज करता तो मैं ये इक्वेशन यूज करता। अभी मैंने एक्स के को टाइम रिवर्स किया है, इसलिए मैं ये इक्वेशन यूज करने जा रहा हूं। किस तरह आपको पता चलेगा? अब बात यह है कि अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप यह है कि जिस सिग्नल को हमने टाइम रिवर्स किया है, ठीक है, पहले आपको आजादी थी किसी को भी टाइम रिवर्स कर दे। अब
जिसको टाइम रिवर्स किया है उसको हम लेफ्ट और राइट शिफ्ट करके देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सिग्नल कहां कहां HK से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि हमें क्या करना है, दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना है, और जब दो सिग्नल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके सिर्फ वो सैंपल्स मल्टीप्लाई होते हैं जो एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर दो सिस्टम्स में ओवरलैप नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है 0 से लेकर 3 तक, और दूसरा सिग्नल, नॉट सिस्टम, सिग्नल एग्जिस्ट करता है 5 से लेकर 8 तक, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा, इसलिए कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओवरलैप ना करने का मतलब क्या है? ओवरलैप ना करने का मतलब है कि आप ये दोनों सिग्नल्स अलग अलग पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कि जी एक सिग्नल है जो 0, 1 और 2 पर एग्जिस्ट कर रहा है, और दूसरा सिग्नल है जो 1, 2 और 3 और 4 पर एग्जिस्ट कर रहा है, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इनका रीजन ऑफ ओवरलैप है। सिर्फ इनके ये दो सिग्नल्स सैंपल्स मल्टीप्लाई होंगे और बाकी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, रिजल्ट उनका 0 आएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह का ओवरलैप देखना है, क्योंकि ओवरऑल हम देखें ना k इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो हमें रेंजेस डिफाइन करनी पड़ेंगी, किस रेंज में किस किस्म का ओवरलैप इन दोनों सिग्नल्स का है। हो सकता है अभी ये बात थोड़ी सी वैग हो, लेकिन अब मैं जब इसको इस एग्जाम्पल पर अप्लाई करूंगा तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आना शुरू होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर मैं इस टाइम रिवर्स सिग्नल को लेफ्ट के ऊपर एक सैंपल शिफ्ट करता हूं, ठीक है, लेफ्ट के ऊपर एक सैंपल शिफ्ट करने का मतलब अब मेरा सिग्नल जो है वो 0 पर नहीं बल्कि -1 पर खत्म हो रहा है। ठीक है, और अगर ये x -k था तो ये होगा x ऑफ -k -1। ये याद रखें कि अगर मेरा वेरिएबल नेगेटिव है तो लेफ्ट शिफ्ट माइनस से रिप्रेजेंट होती है और राइट शिफ्ट प्लस से रिप्रेजेंट होती है, जबकि अगर मेरा वेरिएबल पॉजिटिव है तो राइट शिफ्ट माइनस से रिप्रेजेंट होती है और लेफ्ट शिफ्ट जो है वो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि यहां पर मेरा वेरिएबल नेगेटिव था इसलिए लेफ्ट शिफ्ट माइनस से रिप्रेजेंट हुई। अब आप देखिए कि जब मैंने इसको एक लेफ्ट शिफ्ट किया है तो क्या HK और x -k -1 में जो है वो कोई ओवरलैप आ रहा है? डेफिनेटली ये -1 पर खत्म हो जाता है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनके दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है। और अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि अब मैं इसको लेफ्ट पर जितना भी ले जाऊं ओवरलैप नहीं होगा। ओवरलैप कब होगा? जब मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया है तो इसका एक सैंपल ओवरलैप कर रहा है, कौन वाला? 0 वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करना शुरू करूंगा तो फॉर एग्जांपल मैंने राइट शिफ्ट किया तो अब 0, 1 और -1 -2 ये माइनस इंफिनिटी तरफ जा रहा है, तो अब ये जो सिग्नल कहलाएगा ये होगा x ऑफ -k +1, और इस वक्त ओवरलैप कितने सैंपल्स पर हो रहा होगा? 0 और 1, 2 सैंपल्स पर। और इस तरह अब अगर आप देखें कि मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा तो क्योंकि ये -इंफिनिटी से आ रहा है तो ये सैंपल कभी खत्म नहीं होगा, ये सिग्नल कभी खत्म नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये सिग्नल कभी खत्म नहीं होगा। हर एक शिफ्ट के ऊपर ओवरलैप जो है वो बढ़ता जा रहा होगा। जब शिफ्ट 0 है तो ओवरलैप भी सिर्फ 0 पर है, जब शिफ्ट 1 है तो ओवरलैप 0 और 1 पर है, जब शिफ्ट 2 है तो ओवरलैप 0 से 2 तक है, जब शिफ्ट 3 है तो ओवरलैप 0 से 3 तक है, जब शिफ्ट 10 हो जाएगा तो ओवरलैप 0 से 10 हो जाएगा, जब शिफ्ट 100 हो जाएगा तो ओवरलैप भी 0 से 100 हो जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी जी। तो अब
बेसिकली हमें क्या नजर आ रहा है, अब हम ये देख रहे हैं कि एक वैल्यू शिफ्ट की है और हम उस शिफ्ट को कंसिडर करते हैं n, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ओवरलैप की है और वो ओवरलैप है एक्चुअली k, ठीक है। तो जब शिफ्ट -1 था या -2 था या इससे नीचे कोई भी नेगेटिव वैल्यूज थी, तो हमें पता चला कि कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अगर आप इस शिफ्ट को, इस सिग्नल को नेगेटिव पर शिफ्ट करते जा रहे हैं तो कोई ओवरलैप नहीं मिलेगा। जब कोई ओवरलैप नहीं मिलेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ये दो सिग्नल्स हैं जो कि अलग अलग पॉइंट्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये HK है और ये XN-K, यानी ये HX0-K, ये -1-K, -2-K, लेफ्ट पे जाता जाऊंगा, -3-K। तो जब कोई ओवरलैप नहीं है तो इनका प्रोडक्ट 0 होगा, जब प्रोडक्ट 0 होगा तो इनका सम भी 0 होगा। इसका मतलब फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज yn इज इक्वल टू 0, यानी फॉर n लेस देन 0 yn इज इक्वल टू 0। ओके, तो हम बात कर रहे थे शिफ्ट वॉज n एंड ओवरलैप वॉज k, और हमने देखा कि नेगेटिव शिफ्ट्स के ऊपर कोई ओवरलैप नहीं है, yn 0 है। अब हम देखते हैं पॉजिटिव शिफ्ट्स के ऊपर। तो हमने देखा था कि जब कोई शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट 0 है यानी n 0 है, तो ओवरलैप सिर्फ 0 पर है, ठीक है। फिर हमने कहा जब हमने एक शिफ्ट किया +1 हो गया तो ओवरलैप 0 और 1 पर हो गया। और अब हमें नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब शिफ्ट 2 होगा तो ओवरलैप 0 से 2 तक होगा, जब शिफ्ट 3 होगा तो ओवरलैप 0 से 3 होगा, जब शिफ्ट 4 होगा तो ओवरलैप 0 से 4 होगा, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं जो n की वैल्यू है, ओवरलैप हमेशा वहीं खत्म हो रहा है और शुरू हमेशा 0 से हो रहा है। तो मैं एक जनरल बात यह कह सकता हूं कि फॉर अ शिफ्ट ऑफ n द ओवरलैप इज फ्रॉम 0 टू n। फॉर अ शिफ्ट ऑफ n द ओवरलैप इज फ्रॉम 0 टू n। ओके, तो अब हमें क्या पता चला, अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमें yn की इक्वेशन लिखनी थी, yn की कि आउटपुट क्या होगा। हमें नजर यह आ रहा है कि yn 0 होता है फॉर ऑल n लेस देन 0, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 yn की वैल्यू क्या होती है, और वो हमें यहां से नजर आएगी। अब देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि मैंने ये वाला इक्वेशन यूज किया है। ये वाला इक्वेशन क्यों यूज किया है? इसलिए कि मैंने xk को टाइम रिवर्स किया था। अगर मैं hk को टाइम रिवर्स करता तो फिर वो h-k बनता और फिर उसको शिफ्ट करता तो उसमें n ऐड होता जाता। तो अभी हमने क्योंकि xk के साथ किया था तो मैंने ये इक्वेशन ली थी, तो मैं ये इक्वेशन दोबारा लिखता हूं यहां पर। yn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू -infinity to infinity h k x n minus k, ठीक है। और अब अगर आप देखें, मैंने कहा था कि ये जो ओवरलैप है ये आपका बता रहा होगा k की वैल्यूज। सो इट विल बी फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है जी। hk की वैल्यू क्या थी? अगर आपको याद हो, क्योंकि अब वो इस बोर्ड पे मौजूद नहीं है, वो थी a पावर k, और x आपका, क्योंकि
यूनिट स्टेप फंक्शन था और यूनिट स्टेप फंक्शन का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अब हमें मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 1, सो इट इज नथिंग। तो ये कब रिजल्ट मिलेगा आपको? ये रिजल्ट मिलेगा जब n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी, यानी ये यहां आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 टू n a k। अब बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप y0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर 0 पुट कर दें, अगर आप y1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर 1 पुट कर दें, y2 की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो अब ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको बता रहा है कि n लेस देन 0 पर हमारा आउटपुट हमेशा 0 होगा और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर हमें यह आउटपुट मिलेगा। इसकी मदद से हम किसी भी इंस्टेंस के ऊपर अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ डिस्क्रीट टाइम लीनियर कन्वोल्यूशन इज यूज्ड टू calculate or obtain the output of a linear time invariant system provided an input, any arbitrary input is given to us. Thank you very much.